मैं आज के टॉपिक में एक बात कहना चाहता हूं। आगामी बोर्ड की परीक्षा भी सामने है और हमारा एनुअल एग्जाम भी सामने है। उस पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा कि आप अगर परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, बोर्ड की मेरिट में आना चाहते हैं और अपना परीक्षा परिणाम को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। अगर आप उन बिंदुओं पर अमल करेंगे, उन पर काम करेंगे, तो आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक आएंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों, बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा अंक लाना एक आर्ट है, एक कला है। उस आर्ट को, उस कला को आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम उस आर्ट को सीखें। परीक्षाएं हर व्यक्ति देता है और फर्स्ट हर बच्चा आना चाहता है, लेकिन सभी फर्स्ट नहीं आते हैं, सभी मेरिट में नहीं आते हैं। जब दौड़ शुरू होती है, दौड़ की शुरुआत में बहुत सारे लोग उसमें भाग लेते हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या मेरिट में सभी लोग नहीं आते हैं। कुछ लोग योग्यता होने के बावजूद भी दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो असल में होता क्या है कि उसके लिए हमको एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है। यदि हम अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी रणनीति के साथ अपनी परीक्षाओं को दें, तो न केवल बोर्ड की परीक्षाओं में मेरिट, हम बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, टॉप 10 में या टॉप 1 में आ सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें? सर्वप्रथम जब भी आप क्लासरूम के अंदर जाएं, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएं, तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं कि मैं इस परीक्षाओं में अच्छा करने के लिए आया हूं और मैं अच्छा करूंगा। आप इस कॉन्फिडेंस में रहें कि मैं अच्छा करूंगा, और उस अच्छे करने के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को अपना हथियार बनाएं। पहली बात, जब भी आपको बोर्ड की परीक्षा में आप जाते हो या कोई भी परीक्षा में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप जाते हो, कि आपको 15 मिनट 20 मिनट पहले पेपर को पढ़ने के लिए मिले हैं। आप पेपर को बहुत ध्यान से, शब्दों को बहुत चबा चबा कर पढ़िए कि आखिरकार प्रश्न पूछ क्या रहा है। उसके लिए आपको टाइम ज्यादा दिया गया है, 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है। आप केवल पेपर पढ़िए, पेपर को पढ़िए, पेपर पर मनन कीजिए, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, पेपर को पढ़ लेने के बाद आप जब भी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में आंसर लिखते हैं, उन आंसरों को आप केवल 2 पेनों का इस्तेमाल करिए, काला पेन और नीले पेन से आप उसको इस्तेमाल कीजिए, और उन पेनों को इस्तेमाल करें जो पेन आपने पहले जिन पर काम किया हो। एकदम नए पेन से इस्तेमाल ना करें। नया पेन क्या होता है, एकदम सही स्पीड नहीं बनाता है, सही ग्रिप नहीं बनाता है। तो आप उस पेन से लिखिए जिस पेन से आपने 2-4 पन्ने पहले प्रैक्टिस करी हो। उससे क्या फायदा होगा कि जब आप लिखोगे तो आपका हाथ उस पेन की पकड़ पर अच्छा लिखेगा, स्पीड अच्छी बनाएगा और मोटा लिखेगा, अच्छा लिखेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी पेपर पढ़ लिया आपने, अपना लिखना शुरू कर दिया है, तो आप पेपर को आंसर लिखते समय उनके आंसर को क्रमवार सॉल्व करें क्वेश्चन, और बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट करके लिखिए कि मैं उनकी, आप जो भी उनके नंबर हैं उन नंबरों को सही ढंग से डालिए। अक्सर होता क्या है कि बच्चा ये समझकर करता है, जो लोग पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो तो ये करते हैं कि जो उनको आ रहा है उस हिसाब से वो सीरियल देते हैं। ऐसा नहीं, आप जो आंसर लिख रहे हैं उस आंसर को लिखिए। आपकी क्वेश्चन, आप माना सपोज दैट 5वां नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर में आया है, तो आंसर नंबर 5 ही लिखिए आप, उसमें नंबर 1 या नंबर 2 ना डालें। तो उसका आंसर आप सही लिखें, आंसरों का नंबर आप सही लिखें। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आप, सामने वाला जो एग्जामिनर है वो अच्छे से आपकी कॉपी को चेक करेगा और अच्छे नंबर देगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिखते समय आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसके वर्ड लिमिट के अंदर में ही समाप्त करें। ऐसा अक्सर देखा गया है कि बच्चे जिन क्वेश्चनों का आंसर उनको आता है उनके जवाब बहुत लंबा लिख देते हैं, और जिनके उनको जवाब नहीं आते हैं उनके आंसरों को छोटा कर देते हैं। आप क्वेश्चन का आंसर लिखते समय हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि उसकी वर्ड लिमिट कितनी है। अब तो क्या होता है कि क्वेश्चनों के मार्क्स और उनकी वर्ड लिमिट पहले से ही निर्धारित है कि आपको इसका आंसर 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको 50 शब्दों के अंदर में इसका आंसर को लिखना है। तो आप उसके आंसर को लिखते समय 50 शब्दों का ही प्रयोग करें। जो क्वेश्चन बड़े हैं उनका आंसर वर्ड लिमिट ज्यादा होगी, जो आंसर छोटे हैं उनकी वर्ड लिमिट छोटी होगी। तो आप उन्हीं वर्ड लिमिट के अंदर में क्वेश्चनों के आंसर लिखें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लिखते समय अपनी स्पीड और अपना लेख दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाएं, ताकि आपकी स्पीड भी बनी रहे और आपकी लेख भी मेंटेन रहे। अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चे लिखते हैं, लेख के चक्कर में स्पीड स्लो हो जाती है, और स्पीड अगर स्लो हो गई तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप घर में अभी से इस बात की प्रैक्टिस करें कि आपकी लेख और आपकी स्पीड दोनों के बीच में मेंटेन हो। कि अक्सर देखा जाता है लेख बनाने के चक्कर में स्पीड स्लो हो जाती है और क्वेश्चन छूट जाते हैं, या कभी कभी स्पीड के चक्कर में लेख खराब हो जाती है।
तो आप पहले से ही घर में प्रैक्टिस करें ताकि आपकी लेख और आपकी स्पीड दोनों मेंटेन हो और आप अंदाजा लगा लें कि कितनी स्पीड लिखने में हमारी लेख कैसी बन रही है। उसके लिए आप अभी से 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट रोज प्रैक्टिस करें लिखने का, ताकि आपकी स्पीड और आपकी लेख दोनों मेंटेन हो। तीसरा, भाषा जैसे विषयों में आप वर्तनी का, लेख का, इनमें आपका विषय अशुद्धियों का आप ध्यान रखें। अगर आप लेख के साथ साथ में अशुद्धियों का, वर्तनी का ध्यान रखेंगे तो आपके निश्चित रूप से अच्छे अंक आएंगे। और चौथी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इन्हीं सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। और लेख हो गया, स्पीड हो गई। और तीसरी बात यह है कि आप पढ़ते समय जब सुबह उठते हो, अभी आप तैयारी कर रहे हो, उठते समय जब सुबह आप उठने के बाद जो सरल विषय हैं, जिन विषयों में आपकी अच्छी पकड़ है, जो विषय आपको अच्छे लगते हैं, रुचिकर लगते हैं, आप उनसे पढ़ने का स्टार्ट करें। अर्ली मॉर्निंग, सपोज दैट आप सुबह 4:30 बजे उठे, 5 बजे उठे, तो उठने के बाद आप उन विषयों को पढ़ना शुरू करें जिन विषयों में आपकी कमांड अच्छी है, जिन विषयों को आपको पढ़ने में रुचिकर विषय हैं, उनसे स्टार्ट करेंगे तो आपका पढ़ने में मन अच्छा लगेगा और आगे फिर बाद में आप जटिल विषयों को, कठिन विषयों पर काम करें। अधिकतर देखा जाता है कि अगर हम सुबह जल्दी उठे और हमने जो विषय हमें कठिन लगते हैं उन विषयों को पढ़ना शुरू किया, 10-15 मिनट के बाद वो हमको कठिन लग जाते हैं और हम किताब बंद कर देते हैं और हम सही से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो आप सरल से कठिन की ओर बढ़ें, सरल विषयों को पहले पढ़ें। अगर आप सरल विषयों को पहले पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो आप उसके बाद जटिल विषयों को, कठिन विषयों की शुरुआत कर सकते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अधिकतर देखा जाता है कि जो साइंस फैकल्टी के बच्चे होते हैं वो साल भर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इन पर बहुत ज्यादा वो विषय कठिन जरूर हैं, उन पर ध्यान देते हैं, और हिंदी, इंग्लिश जैसे विषयों पर थोड़ा ध्यान कम देते हैं। तो आप क्या करें, सारे विषयों में बराबर टाइम निर्धारित कर लें और उस प्रत्येक दिन हर विषय को पढ़ें। ऐसा कर सकते हैं आप कि जैसे फिजिक्स वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसको आप कठिन है, उसको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, उसको पर डे आप 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी जैसे विषयों को, इंग्लिश जैसे विषयों को 20 मिनट 25 मिनट प्रत्येक दिन पढ़ें। ऐसा ना हो कि आपके फिजिक्स में तो बहुत अच्छे नंबर आए, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आए, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर आए, और आपके हिंदी और इंग्लिश जैसे भाषाई विषयों में आपके नंबर कम हो गए। तो नंबरों की परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए आप प्रत्येक विषय को प्रत्येक दिन पढ़ें। भले ही टाइम कम और ज्यादा कर सकते हैं, जो कठिन विषय है उनको आप ज्यादा समय दे सकते हैं, और जिनको आपको लगता है कि ये विषय तो सरल है, इस विषय में मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सारे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ऐसा ना करें। प्रत्येक विषय को प्रत्येक दिन टाइम जरूर दें। हाँ, उसमें आप ड्यूरेशन ऑफ द टाइम कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे और परीक्षाओं को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के जो नंबराइज उनको सही ढंग से करेंगे, वर्ड लिमिट के अंदर करेंगे, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, और ये अच्छे नंबर आपको आने वाले समय में काफी